गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोगों ने पार्टनरशिप तो पढ़ी ली है और अब जो स्टार्ट हो रहा है, बहुत से सीनियरों ने धड़कने बढ़ाई होती है, सर कंपनी बड़ी हार्ड होती है, कंपनी समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वन शॉट में समझ में आएगी, सारी चीजें वन शॉट में समझ में आएंगी। कंपनी है क्या, इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। फिलहाल हम स्टार्टिंग करते हैं। अगर स्टार्टिंग पढ़ा होगा अपने 11वीं क्लास में, आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। सोल प्रोप्राइटर में एक व्यक्ति अगर बिजनेस चलाता है तो अकेला पैसा कितना लगा सकता है भाई, उसके पास एक लिमिटेड कैपिटल होती है। मान लेते हैं अच्छे पैसे वाला भी होगा तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। अब उसने क्या, एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं 10 करोड़ लगा के बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसको और पैसा और बिजनेस को बढ़ाना है तो उसको और पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। अब मान लेते हैं उसने अपने साथ 2-3 दोस्तों को और रख लिया, उन दोस्तों ने भी 10-10 करोड़ लगा दिए, 5 लोगों ने 10-10 करोड़ लगाए तो कितने करोड़ बन गए, 50 करोड़। लेकिन भैया यहाँ पे हमारा दिमाग नहीं है, हम सोचते हैं कि और बिजनेस बढ़े हमारा। अब हमें 50,000 करोड़ की जरूरत है। कितने हजार की करोड़ की जरूरत है? 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ के लिए तो भाई साहब आपको, इसका मतलब और बड़े लेवल पे काम करना होगा। तो वहां पे बनती है हमारी कंपनी। कंपनी की शुरुआत कहाँ से होती है, कंपनी होती क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कंपनी की अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कंपनी की डेफिनेशन में कहा गया है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अगर बात करते हैं तो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आपने रियल नॉमिनल पर्सनल पढ़े थे ना, उसमें कंपनी क्या होती है, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन में आती है। कंपनी कोई व्यक्ति नहीं है, इंडिविजुअल फर्म नहीं है, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल कंपनी है जिसको क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि इसको, इसका जो जन्म होता है वो लॉ के द्वारा होता है। लॉ क्या है हमारे, एक कंपनी एक्ट बनाया गया था 1956 में बनाया गया था और समय समय पे इसके अमेंडमेंट आते गए। और अब जो चल रहा है कंपनी एक्ट 2013, यानी कि जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी वो सब 2000 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होंगी। इससे पहले प्रीवियस कंपनी जो लॉ बनाया गया था वो 1956 चलता था, उसी में अमेंडमेंट किए गए, उसमें कुछ सेक्शन ऐड कर दिए गए, कंपनी में कोई चेंजेस कर दिया गया। तो इसी को पढ़ते हैं। और 11वीं क्लास में यार सबने बिजनेस स्टडीज में तो पढ़ाई है, कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा? एक कंपनी ये पढ़ी होगी 1% कंपनी, एक पढ़ी होगी प्राइवेट कंपनी, एक पढ़ी होगी आपने पब्लिक कंपनी। तो हम जो पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में वो पब्लिक कंपनी के अकाउंट पढ़ेंगे और शेयर को इशू कैसे करती है कंपनी, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल पढ़ते हैं कंपनी क्या है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, इसकी अपनी सेपरेट एंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी का मतलब है इसके जो मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी होती है दोनों अलग अलग होती है। जो मेंबर होते हैं और जो कंपनी होती है दोनों अलग अलग होती है। मेंबर का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए कहा जाता है विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन, तेरे ना आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। अब मत यहां से कुछ आवाज आ रही, भाड़ में जा किस्सा खत्म, नहीं ऐसा नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब सीधी सी भाषा में हम ये तो बोल देते हैं, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। मतलब कोई मेंबर फर्म का बन रहा है या आ रहा है या जा रहा है, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के अगर 50 मेंबर हैं और 50 के 50 मर गए तब भी कंपनी खड़ी रहेगी, कंपनी बंद नहीं हो सकती कभी भी। क्योंकि कंपनी को किसने जन्म दिया है, क्रिएटेड बाय लॉ। इसको नियम जो है, ये जो कंपनी बनाई गई है ये लॉ के द्वारा बनाई गई है, तो इसका समापन भी लॉ के द्वारा होगा। इसीलिए कभी भी कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होती, कंपनी दिवालिया नहीं होती। इसका कारण है क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ है। इसका वाइंड अप किया जाता है, खत्म किया जाता है, बंद किया जाता है। क्योंकि कंपनी को ऐसे बंद नहीं कर सकते कि जा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, अब मेरा बिजनेस चलाने का मन नहीं है, बंद कर रहा हूं मैं बिजनेस, आपने लिख दिया क्लोज्ड, हो गया खत्म। कंपनी के आगे क्लोज नहीं लिख सकते, कंपनी आज भी जमा चलती रहेगी। जैसे किंगफिशर एयरलाइन का नाम सुना होगा आपने, मालिया भाग गया भले विदेश, लेकिन किंगफिशर एयरलाइन आज भी है, भले उसके शेयर की वैल्यू 5 पैसे रह गई, कोई खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई क्योंकि उसका समापन नहीं किया गया, वाइंड अप नहीं किया गया। कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, वाइंड अप। और अच्छा, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। इसके बाद आप 12th के बाद आप कुछ भी कोर्स करें, कुछ भी, बीकॉम करें, बीबीए करें, एमबीए करें, ठीक है ना, सीए करें, सीएस करें, ये कंपनी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और कंपनी अकाउंट्स अपने आप में, इसको हम कॉर्पोरेट अकाउंट भी बोलते हैं। और आने वाले उसमें बीकॉम में जब आप पढ़ेंगे इसका बहुत एडवांस लेवल पढ़ेंगे, वहां पे आप होल्डिंग कंपनी के अकाउंट पढ़ेंगे, नाम ही नहीं सुना होगा, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, लिक्विडेशन, अमालगमेशन, कई चीजें पढ़ेंगे। तो उसके लिए ये बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो स्टार्ट फिर इसके बाद देखते हैं। ये कह रहा कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ होती है, इसकी सेपरेट एंटिटी होती है क्योंकि मेंबर अलग होते हैं, और कंपनी अलग होती है विद द परपेचुअल सक्सेशन
परपेचुअल सक्सेशन में मैंने कहा मेंबर की डेथ होने पर, इंसॉल्वेंसी होने पर, पागलपन, दिवालिया, कुछ भी हो, कंपनी चलती रहेगी, कभी कंपनी बंद नहीं होगी। और कॉमन सील की बात करते हैं तो कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, अपनी एक मोहर होती है। कहते हैं वो बाहुबली का एक डायलॉग पढ़ा होगा, क्या था उसका, वो मेरा वचन ही है मेरा शासन, क्या है, क्या नाम था उसका, है शिवगामिनी देवी। वाह, शिवगामिनी देवी, रुद्रांश की बड़ी अच्छी वो है, क्या कहते हैं उसे, मेमोरी। शिवगामिनी देवी ने बोला था मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो यहाँ भी कंपनी क्या कहती है, मेरी कॉमन सील ही मेरा शासन है। मतलब जो मेरी कॉमन सील है, जो मेरी मोहर है, वही मेरा शासन है। ठीक है, मतलब मेरी मोहर ही ये बताएगी कि जो चीज मैं कर रहा हूं, मैं अपने मोहर लगाऊंगी, वो फाइनल होगी। मतलब उस मोहर लगती है हर एक कंपनी की हर एक चीज पे। तो कंपनी के सिग्नेचर्स डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कंपनी की मोहर को, कंपनी की सील को। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखो बहुत ज्यादा थ्योरी में पकाऊंगा नहीं, क्योंकि अब थ्योरी नहीं आती है 12th में, बहुत ज्यादा थ्योरी, पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, बस थ्योरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कई बार एमसीक्यूज में बहुत आ जाता है। तो यहाँ पे हम जो कंपनी को पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स 18 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा, 18 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब कंपनी से 18 मार्क्स का पेपर आपका डन होने वाला है, और ये 18 मार्क्स जाने नहीं चाहिए। आज से अगर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, 10 या 12 क्लासेस होंगी मेरी कंपनी की, बेहतरीन क्लासेस होंगी। 15 क्लासेस में पूरी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। 15-20 मिनट के, 25-25 मिनट के लेक्चर होंगे। आप डे 1 से स्टार्ट करना। अगर डे 3 डे 4 पे पहुंच गए तो पहले डे 1 की समझना, सीधा वहां नहीं देखना है। तो आप लगे रहें, जुड़े रहें, और ऑनलाइन व्यूअर्स बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते रहें, आपको सब समझ में आएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी को एक्सप्लेन कर देता हूं। इससे पहले वाले फीचर्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, इसी में बता दिए थे मैंने। आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, यही इसके फीचर्स हैं। ये डेफिनेशन है, यही इसके क्या है, फीचर्स हैं। अब इसमें कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी। देखो कंपनी में क्या होता है, हर बंदा कंपनी जब कंपनी में ज्वाइन करता है तो कैसे करता है। अगर बात करते हैं एक कंपनी की, बात करते हैं एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति के पास पैसा लिमिटेड होगा, ठीक है, एक व्यक्ति के पास पैसा लिमिटेड है, अपने साथ उसने और 2-4 लोगों को इकट्ठा करा, वो बन गया हमारा क्या कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस बन गया। यहां पे उसने क्या किया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। यहां चारों इकट्ठा हो गए तो ये क्या बन गया, पार्टनर्स। अकेले काम कर रहा है तो क्या बन गया, सोल प्रोप्राइटर। ये आपने 11th में पढ़ लिया। अब आपने बहुत सारे मेंबर इकट्ठा कर लिए, ठीक है, बहुत सारे मेंबर इकट्ठा हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत सारे मेंबर हैं, तो ये बना दिया आपने कंपनी। अब कंपनी में क्या है, जब आपने 50,000 करोड़, कितने, 50,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, तो ये 50,000 करोड़ हमारा तो नहीं होगा ना भाई। कोई मेंबर, किसी के पास 100 करोड़ के शेयर होंगे, किसी के पास 200 करोड़ के, किसी के पास 50 करोड़ के, किसी के पास 5 करोड़ के, किसी के पास 50,000 के, किसी के पास 5,000 के, हो सकता है किसी के पास केवल 2,000 के शेयर हो। तो जिसकी जितनी हैसियत, उसने उतनी कंपनी के हिस्से खरीद लिए। अब कंपनी में क्या होता है, जब शेयर के प्राइस हाइक होते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती रहती है। अगर बात करें, आज एक शेयर को आपने खरीदा 100 रुपए पे, और 1 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 130 रुपए, तो आपका अगर बैंक में रखते तो बैंक में मार्जिन कितना होता, 5% के हिसाब से 105 रुपए होता। लेकिन कंपनी के हिसाब से आपका कितना हो गया, 130 रुपए एक शेयर की वैल्यू होगी। और आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 इंटू 130 करते तो 1,30,000 हो गए, और बैंक में रखते तो 1,05,000 ही होते। ठीक है, हो सकता है ये 100 रुपए की वैल्यू 70 रुपए रह जाए, बैंक में तो 105 हो जाते, लेकिन यहाँ कंपनी के केस में कितने हो जाते, 70,000। आपकी कंपनी घाटे में चलेगी, शेयर्स कम हो गए। तो शेयर के प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं। अच्छा, इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, जैसे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के नाम भी सुने होंगे, शेयर्स के नाम सुने होंगे, डिवेंचर्स के नाम सुने होंगे, बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। बीच बीच में आता रहेगा, बीच बीच में बताता रहूंगा, ज्यादा बोरिंग नहीं करते लेक्चर को। ठीक है, इतनी थ्योरी समझ में आ रही, नहीं आ रही। अच्छा, लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब, जैसे पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अगर मेरे को बिजनेस को आज नुकसान हो जाता है तो तुम में से 1 रुपए, 1 चवन्नी नहीं देने का मेरे को। सर आपको लॉस हो गया, सर हमारे से ले लो, कुछ नहीं देने का। सर आपका लॉस है, आप भुगतो। जब आप नोट कमा रहे थे तब हमें दे रहे थे, हाँ सही बात है ना, हाँ ये बात तो कहोगे। सर आप जब नोट कमा रहे थे तब आपने हमें नहीं दिया, अब लॉस हो रहा है आपको तो हमसे क्यों ले रहे हो, आप भुगतो। पार्टनरशिप में क्या हुआ, ओ अकेले का लॉस है क्या मेरे, तुम 4 पार्टनर हो, रामू, कालू और भालू और सालू, 4 पार्टनर है, तो ये लॉस कितने का है, चारों का है। अगर मुझे 4 लाख का लॉस हुआ तो 1-1 लाख का लॉस सब में बढ़ जाएगा, या जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें तय हो जाएगा।
लेकिन कंपनी में लॉस होता है तो मैं एक चवन्नी नहीं देने का। मेरी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। आज मेरे पास अंबानी के शेयर हैं, मुकेश अंबानी, मुनाफे में कमा रहा हूं, ठीक है, और अंशिका मिश्रा जी के पास हैं अनिल अंबानी के शेयर, वो नील हो चुका है ना, तो नील अंबानी के शेयर हैं, तो उसके शेयर की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, नुकसान हो गया। पर इसको कोई, इसका नुकसान कितना हुआ? इसने जो पैसा लगाया केवल वो ही नुकसान हुआ, बाकी इससे कुछ नहीं लिया गया। जबकि पार्टनरशिप के बिजनेस में क्या होता है? लिमिट, लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, समझ रहे हो ना। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में नुकसान हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी बेची फिर भी लॉस कवर नहीं हो रहा, इसकी भी बेचेंगे, और इसके पास बहुत पैसा है, तो इन तीनों का लॉस अकेला ये बियर करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप है। इन सबकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी लॉस पूरा नहीं हो रहा है। तो पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? हमेशा अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? हमेशा। सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो कंपनी की होती है लायबिलिटी वो क्या होती है? लिमिटेड। जितना पैसा मैंने लगाया है केवल उतनी ही लायबिलिटी है। जैसे मान लेते हैं मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए लगाए, कितने लगाए? 1 लाख, तो मुझे घाटा कितना हो सकता है? मैक्सिमम 1 लाख। मैंने बेवड़ा एंड कंपनी, क्या नाम है उसका, किंगफिशर एयरलाइन, किंगफिशर एयरलाइन के 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे। एक टाइम पे बहुत अच्छे रूप में चल रहा था, बहुत लोग मुनाफा कमा रहे थे उसके शेयर्स के। 50 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेचा है मैंने, 80 रुपए का शेयर 110 रुपए में भी बेचा है, मैंने भी लगाए थे किंगफिशर एयरलाइन पे, बहुत मुनाफा कमाया। लेकिन अगर मान लेते हैं वो शेयर्स मेरे पास आज भी हो, तो आज क्या हो गया? मेरे पैसे की वैल्यू जीरो हो गई। जीरो मतलब मैं उस शेयर को बेच नहीं सकता, वो पैसे मेरे लिए बेकार हो गए। तो मेरा लॉस केवल उतना ही होगा जितना मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो मेरा लॉस कितना होगा? 1 लाख, मतलब उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता मेरा। समझ में आ गई बात? मैंने 50,000 इन्वेस्ट किए तो मेरा कितनी की लायबिलिटी होगी? मात्र 50,000। किसी और का बैंक का नोटिस नहीं आएगा, सर इस कंपनी को घाटा हो गया 500 करोड़ का, आप भी मालिक हो इसके, आप भी दोगे। मैं क्यों दूंगा भाई, मैंने जितने शेयर खरीदे उतना मेरा जीरो, उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। तो कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? मेंबर की क्या होती है? लिमिटेड। इतना समझ में आ गया? चलिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर, केवल पब्लिक कंपनी ऐसी है जिसमें अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं होते। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब है मैं अपने शेयर जब चाहे बेच सकता हूं। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर है, मैं बेच सकता हूं, यस। बीएचएल के शेयर बेच सकता हूं, स्टेट बैंक के शेयर है, पंजाब नेशनल बैंक के हैं, या एचडीएफसी बैंक के हैं, या किसी भी कोल इंडिया के, या बढ़िया बढ़िया कंपनियों के शेयर है। जब चाहे खरीदूं, जब चाहे बेचूं, मेरी मर्जी, क्योंकि मेरे पास क्या है? पब्लिक कंपनी के शेयर, प्राइवेट कंपनी के शेयर नहीं है। प्राइवेट कंपनी के अगर शेयर्स होते हैं तो मैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर हो गया? पब्लिक को नहीं बेच सकता, हाँ अपने पार्टनर को देना चाहूं तो वो ले सकता है मेरे से। अब ये कालू, भालू, लालू, मालू, ये 4 पार्टनर हैं और इन चारों ने एक प्राइवेट कंपनी खोली है, तो ये क्या करेंगे? इसके शेयर को इन दोनों आपस में तो बेच सकते हैं, पर किसी बाहर वाले बंदे को नहीं बेच सकते। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ओनरशिप। भैया किस्मत का सिक्का उसी का उछलेगा जिसके पास हेड या टेल होगा। मतलब ऑनरशिप मैनेजमेंट उसकी होगी जिसके पास ज्यादा शेयर है, जिसके पास कम शेयर है उसके पास क्यों होगी? तो इसलिए कंपनी क्या करती है, जब भी शेयर इशू करती है मार्केट में, 51% शेयर अपने पास रखती है, 49% शेयर मार्केट में इशू कर देती है। 49% तक तो कंपनी में होल्ड नहीं हो सकता, 51% जिसके पास होंगे वही कंपनी की ओनरशिप को संभालेगा। मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है, अलग अलग खेल है दोनों को। समझ में आ गया यहां तक? अब पढ़ते हैं कंपनी हमारी जो टाइप्स की देखने के लिए मिलती है, थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट है 1% कंपनी, सेकंड मिलती है आपको प्राइवेट कंपनी, और थर्ड मिलती है आपको पब्लिक कंपनी। तो सर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखो, इनके क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा यार, मतलब हमें इतना डीप भी नहीं जाना और हवा में भी नहीं पढ़ना, कम से कम इतना पढ़ना। किसी ने पूछा सर 1% कंपनी क्या होती है, तो एटलीस्ट बता तो सकें यार 1% कंपनी क्या होती है, यस और नो, ठीक है ना। तो 1% कंपनी क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है। 1% का मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति, यानी कि 1% इसका मालिक होगा, इसे कहेंगे 1% कंपनी। तो 1% कंपनी को क्या कहते हैं? ओपीसी। ओपीसी का मतलब है 1% कंपनी, 1% कंपनी। और ये हमारा दोस्त, क्या नाम है इसका? रामलाल। रामलाल है, यही इस अकेली कंपनी का मालिक है, यही चलाता है। ये बन गई हमारी 1% कंपनी। दूसरी कंपनी है हमारी प्राइवेट
कंपनी, और तीसरी हमारी होती है पब्लिक कंपनी। अब सर इसमें क्या अंतर है? 1% कंपनी में क्या होता है? 1% कंपनी के लिए कुछ इन्होंने नियम बनाए हैं कि एक व्यक्ति एक कंपनी का मालिक तब हो सकता है, एक ही व्यक्ति मालिक होगा उसका, कोई और मालिक नहीं हो सकता। सर समझ में आ गई बात? दूसरा, हम कौन से देश में रहते हैं भाई? पाकिस्तान में रहता है। तू यहाँ नमक खा रहा, हिंदुस्तान का गा रहा है पाकिस्तान है भाई? कौन सी कंट्री है हमारी? भारत। हम सब भारतीय हैं। तो सबसे दूसरा रूल ये है 1% कंपनी के लिए, उसका भारतीय होना बहुत जरूरी है। अगर वो भारतीय नहीं है तो 1% कंपनी हम नहीं बनाएंगे उसको। समझ में आ गई बात? याद रहेगा। और इस पाकिस्तानी को तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, खदेड़ो इसको यहां से बाहर। चलिए ठीक है। तीसरा रूल है इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन होनी चाहिए मतलब मैंने आपको बता दिया, और वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल। मतलब राम मोहन सोहन, रामलाल श्यामलाल मोहनलाल, कालू भालू लालू, कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ आर्टिफिशियल नहीं हो सकता इसमें। नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन हो, जिसका रेसिडेंट इंडिया में हो, वो 1% कंपनी बना सकता है। ये चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं होनी चाहिए कंपनी, और फिर ये बैंकिंग कंपनी का काम नहीं करना चाहिए, और इसकी पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी पेड अप कैपिटल, या एनुअल टर्नओवर 3 सालों का जो है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ये बना सकता है। और इसके लिए एक रूल ध्यान रखना है आपको, इसमें जो डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे? ये कितना है? 1%। तो यहां मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा? 1। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होंगे? 2। और पब्लिक कंपनी में 7। नहीं, मिनिमम डायरेक्टर की बात हो रही है। मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे? 3। मिनिमम डायरेक्टर, डायरेक्टर की बात हो रही है। ठीक है। तो पब्लिक 1% में कितने डायरेक्टर होते हैं? मिनिमम 1, प्राइवेट में 2, और पब्लिक में 3। और सर मैक्सिमम 15। मैक्सिमम कितने होंगे? अब चाहे वो इसमें हो, इसमें भी मैक्सिमम कितने होंगे? 15। इसमें भी 15, इसमें भी। तो ये तो याद हो गया भाई हमें, 1 2 3 पब्लिक। ठीक है, याद हो गया? नहीं हो गया? 1% में कितने डायरेक्टर होते हैं? 1। प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में 3 मिनिमम, मैक्सिमम 15 से ज्यादा नहीं होंगे, चाहे 1% हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। ठीक है। अब यहाँ पे तुमने एक नाम सुना होगा, 11th में पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सुना है ना? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, किस काम के लिए कंपनी खोली जा रही है, उसके लिए कंपनी क्या करती है? मेमोरेंडम को डिफाइन करती है। ठीक है ना? और ये 3 महारथी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं गेम खेल के, तुम ही तीनों। एक क्लास में मैंने एक बच्चे का नाम लिया था, वो कंजर है। अब इस क्लास में भी नाम लूंगा मैं। एक पाकिस्तानी है, डीएवी का छात्र है। 2 अचीवर्स उनके छात्र हैं। अब की बार तुमने मेरे को डिस्टर्ब किया तो मैं नाम तुम्हारे जोड़ दूंगा। ठीक है। तो मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? 15। ये तो पता चल गया। अब ये पढ़ा होगा आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बताता है। क्या बताता है भैया? हमारी कंपनी के हमारे नियम, हमारी कंपनी हमारे नियम, हमारी कंपनी थारे नियम थोड़ा ना चलेंगे। लेकिन मेमोरेंडम का मतलब हो गया यार मुझे कंपनी के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, किस काम के लिए मेरी कंपनी बनाई गई है। अब इस पछड़े में तो ज्यादा पढ़ना नहीं, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बस हो जाएगा काम। अब एक आता है भैया कि आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी के आगे नाम का एक वर्ड के लिए लिखेंगे। ओपीसी को अपने नाम के आगे लिखना पड़ेगा, ओपीसी कंपनी। जैसे 1% रामलाल है तो रामलाल ओपीसी लिखेगा ये अपने आगे, रामलाल ओपीसी 1% कंपनी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये है, इसमें 4 पार्टनर हैं तो ये लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिखेंगे? अब इनकी कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड है तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। और ये पब्लिक कंपनी है तो एबीसी लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है। अब मान लेते हैं रामलाल है तो रामलाल क्या हो जाएगा? रामलाल ओपीसी। और यहां बन जाएगा रामलाल प्राइवेट लिमिटेड, और यहां रामलाल लिमिटेड। बस यही अंतर है।
ठीक है, पब्लिक कंपनी को आगे अपना नाम के आगे क्या लिखना पड़ता है, लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है। यहां तक आई होप समझ में आता जा रहा होगा सभी को। चलिए, अब और ज्यादा पछड़े में हमें पढ़ना नहीं है। इनकॉर्पोरेशन की 4 स्टेज होती है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये आप 11th में बखूबी पढ़ चुके हैं बिजनेस स्टडीज में। प्रमोशन क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपने आइडिया को साकार करते हैं, मतलब बनाते हैं, यार मुझे ये वाली कंपनी खोलनी है, ये प्रमोशन में आता है, मतलब फाउंडर मेंबर होते हैं प्रमोटर्स कंपनी के। पढ़ी है ना 11th में, और मुझे पता तुम्हें बहुत अच्छी आती है 11th में बिजनेस स्टडीज। और फिर आता है इनकॉर्पोरेशन। जब मेरे दिमाग में आ गया मुझे ये कंपनी खोलनी है, तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी को खोलूंगा, तो उसको रजिस्टर करवाऊंगा। फिर आती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अगर मेरे को पब्लिक कंपनी बनाना है, तो जितने भी शेयर मैं मार्केट में इश्यू करूंगा, यहाँ बात इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, ये एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ जाता है, जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती है उनको जितने भी वो मार्केट में शेयर इशू करते हैं, उसका 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कितना परसेंट बोला है मैंने? 90%। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं होता तो वो कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते। कंपनी स्टार्ट करनी है तो 90% शेयर बेचो, रख लो, कंपनी स्टार्ट कर लो। 90% से कम आपने नहीं ले पाए तो आपको जितना पैसा आपने लिया है पब्लिक का, उसे रिफंड करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी बननी है तो 90% शेयर बिक जाने चाहिए। अब कई कंपनी क्या करती है, इसके लिए अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है, अंडर राइटर्स को लाया जाता है, अंडर राइटर्स उन शेयर को बेचेंगे। इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको भी कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखो, ओपीसी को तो स्टार्ट मिल जाएगा कमिटमेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि इससे पब्लिक से तो पैसा लेना नहीं है, प्राइवेट कंपनी का अपना पैसा है, इसलिए इसे कमिटमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन पब्लिक कंपनी को नहीं मिलता। कमिटमेंट सर्टिफिकेट का मतलब है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक ही कंडीशन पे आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका जो शेयर्स है वो 90% सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। कितने परसेंट? 90% सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर 90% शेयर सब्सक्राइब है तो आप शेयर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको कंपनी स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आपके ये आते हैं प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, ये सारे वैसे ही हैं। अब जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है टाइप्स ऑफ शेयर्स। कितने क्या कर रहा हूं? टाइप्स ऑफ शेयर। यहां से आपकी कंपनी के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे और मैं आपको अब एक एक क्वेश्चंस कराते जाऊंगा। ये भी बताऊंगा एग्जाम में कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू किस तरह के पूछे जाते हैं, वो सब मैं कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें बस। तो अब शेयर्स की बात करते हैं तो दो तरह के शेयर्स देखने के लिए मिलते हैं, एक मिलता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स दो ही तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। सर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, एक और शेयर होता था जो कि किताबों में ही नहीं है, शायद आपको किसी किताबों में भी ना मिले, हो सकता है गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। डेफर्ड शेयर्स भी हुआ करते थे। अब ये हाँ नाम सुना है इसका, डेफर्ड शेयर होते क्या है, किताबों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं केवल तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। डेफर्ड शेयर्स क्या होते थे, पहले कंपनी के जो एम्प्लॉय होते थे, कंपनी क्या करती थी, जब कंपनी एक्ट नहीं बनाया गया था उससे पहले ये शेयर होल्डर हुआ करते थे, कंपनी क्या करती थी, प्रॉफिट का एक हिस्सा उनको दे देती थी, तो उस समय उनको डेफर्ड शेयर दिए गए थे, बाद में इनको कन्वर्ट करा लिया गया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयरों में। तो कंपनी ने क्या करा, यार कंपनी क्या करती थी, ये बड़ा अच्छा एम्प्लॉय है, श्रेय हमारी कंपनी का बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉय है और बहुत ही मेहनती है, और मैं चाहता अगर ये दूसरी कंपनी में चला गया तो यार मेरे को घाटा हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रोकने के लिए क्या करूंगा, प्रॉफिट का मैं कहूंगा तो यार को आज से तेरे को माली बना दिया और तेरे नाम पे 1000 शेयर कर दिए मैंने, और जैसे मुनाफा बढ़ता जाएगा तेरे को भी फायदा होता जाएगा, ये कंपनी को छोड़ेगा नहीं, ये कंपनी की इसकी रॉयल्टी क्या हो जाएगी, मतलब ये हमेशा लॉयल रहेगा मेरी कंपनी के लिए। तो बाद में क्या हुआ, जब कंपनी एक्ट बनाया गया तो जब शेयर होल्डर को रजिस्टर करा गया तो उसमें इसके शेयर्स जो थे वो डेफर्ड शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया गया इक्विटी शेयर्स में। आज की डेट में ऐसे शेयर मार्केट में नहीं है, सारे शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, अब ये भी आपने 11th की थ्योरी में पढ़ चुके हो। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, पहले शेयर्स के बारे में बता दूं, शेयर्स के बारे में नाम सुना है या नाम ही सुना है, खाली नाम ही सुना है। शेयर्स क्या होती है, वैसे हम पढ़ते होंगे शेयर कैपिटल भी नाम सुना होगा। शेयर क्या होता है, हमें कंपनी का एक हिस्सा, हमारा हिस्सा क्या है, तुम यार खाने पीने की बहुत बातें करते हो, ओ मेरा शेयर कहाँ है, तूने कॉन्ट्री किया था, ये भी तो बोलते हैं तूने कॉन्ट्री किया था, मतलब अगर आपको पार्टी करनी है तो आप क्या करते हो, कॉन्ट्री करवाते नहीं करते आपस में, या 20 रुपए तू निकाल, 10 रुपए तू निकाल, 50 रुपए तू निकाल, सबसे कॉन्ट्री किया, जिसने जितना ज्यादा कॉन्ट्री किया उसका हिस्सा उतना ज्यादा। तो कंपनी क्या कहती है, हिस्सा। जब सब कॉन्ट्री करते हैं तो वो बन जाती है कैपिटल। भाई जिस बंदे ने जिस कंपनी में जब पैसा लगाया तो कॉन्ट्री करके लगाया, तो हर बंदे ने अपने अपने हिस्से को लगाया, तो वो सारा हिस्सा जब जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, कैपिटल। ठीक है ना, और जितना हिस्सा आपका है वो बन जाता है शेयर, आपका उसमें क्या हिस्सा है। तो फ्रैक्शन वैल्यू मतलब जो स्मॉल वैल्यू होती है, डिवाइडेड पार्ट, उनको जो कहा जाता है वो शेयर कहा जाता है। कैपिटल का वो छोटा छोटा हिस्सा, अगर उसको
ऐड कर दोगे तो क्या बन जाती है, आपकी शेयर कैपिटल बन जाती है। तो बेसिकली दो तरह के शेयर देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी के ऑनर होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होता है और ये लॉस भी यही बियर करते हैं, ये कंपनी के मालिक होते हैं, ये कंपनी के मालिक भी होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स भी होता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, इनके पास वोटिंग राइट भी है, कंपनी के ओरिजिनल ऑनर भी यही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी यही है, जब कंपनी बंद होती है तो सबसे लास्ट में इनको पेमेंट किया जाता है। सब कुछ सबको बांटने के बाद अगर जो पैसा बच जाता है वो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, इनके पास 2 राइट्स मिलते हैं। कितने राइट्स मिलते हैं? बाकी सारे कॉमन है, 2 राइट्स मेन होते हैं। जब भी डिविडेंड देगी कंपनी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर मतलब वीआईपी शेयर होल्डर, जो कंपनी के बिल्कुल वीआईपी कस्टमर होते हैं। ये सभी के पास शेयर नहीं होते, अधिकतर डायरेक्टर प्रमोटर्स के पास ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ गया, चाय पी रहे हैं, हम उसके सामने चाय पीते रहेंगे और भाई जी क्या चल रहा है, या जो पहले आया मेहमान आएगा उसे चाय पिलाएंगे ना। तो ऐसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। अब हमने 2 ही कप बनाई और एक मेहमान आ गया तो भैया या तो उस कप को डिवाइड कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम गेस्ट को पिलाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। तो कंपनी क्या करती है, जो डिविडेंड कमाती है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है। बच जाता है तो इक्विटी को मिलेगा, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रेफरेंस होल्डर भी कई तरह के होते हैं, वैसे बेसिकली आपकी किताब में तो 6 तरह के दे रखे होंगे, लेकिन ये भी 8 तरीके के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने कहा 2 राइट्स मिलते हैं। क्या क्या 2 राइट्स हैं? पहला है कैपिटल पेमेंट पे, जब भी कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दूसरा राइट्स क्या है, जब कंपनी डिविडेंड देगी तो पहला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा। क्लियर हो गया? बस यही 2 मेन राइट्स होते हैं। बाकी ये कंपनी के ऑनर नहीं होते, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड भी इनका फिक्स होता है, ठीक है। अब यहां भी कई तरह के शेयर देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है आपको क्या कहते हैं, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है आपका जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इरिडीमेबल, एक होता है कन्वर्टेबल, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। यही 6 प्रेफरेंस शेयर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे, मुनाफा कमाएंगे, वो डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहेगा। कैसे? जैसे अगर आप बात करो कि मान लेते हैं इस साल आपको 10,000 का डिविडेंड मिलना है, ठीक, कंपनी को कुछ नुकसान हुआ जिसकी वजह से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दे पाई। भुवन जोशी, अचीवर होम पब्लिक स्कूल, महानालायक बच्चा है और ये गेम खेल रहा है, तो क्या कर रहा है, जाना है तो चले जा। 3-4 नल्ले, भोला और कौन था, अभी गोयल और वरुण छाबड़ा, छाबड़ा नहीं वरुण छपरी है ये, और ये 3, हाँ ये तीनों नालायक भी भाग रखे हैं। पूरी दूंगा मैं वीडियो, ये रखूंगा, काटूंगा कहीं नहीं। तुम हरकतें कर रही है, मोबाइल से तुम हाथ हटाओ अपना। तो मुझे बड़ा बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम, बार बार ऐसे कर रहे हो ना, मुझे मतलब मैं पढ़ाने में फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। कितना अच्छा फ्लो बन रखा था पढ़ाने का। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब है डिविडेंड क्यूमुलेट होना, मतलब जितना भी कंपनी मुनाफा कमाएगी, अगर कंपनी देने की स्थिति में है तो डिविडेंड दे देगी, और अगर कंपनी ने नहीं दिया किसी वजह से, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूसरे वे में दे सकता हूं। अब मान लेते हैं श्रेय की बात करते हैं, श्रेय ने इस मंथ मुझे फीस नहीं दी, श्रेय ने कहा सर इस महीने में आपको फीस नहीं दे सकता, कोई बात नहीं अगले महीने दे दियो। तो इस मंथ की फीस और अगले मंथ की फीस दोनों कंबाइंड हो जाएगी, क्यूमुलेट हो जाएगी। सर कह रहा है इस महीने भी दे सकता, मत दे, अगले महीने दे दियो 3 महीने की। तो क्या होगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड क्यूमुलेट हो जाएगा। कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात कर रही है, कंपनी ने डिविडेंड देना है और किसी वजह से नहीं दे पाई, मान लेते 10,000 देना है 2022-23 का, कितना बैठा 10,000, किसी वजह से नहीं दे पाई, तो 2023-24 में ये डिविडेंड 10,000 प्लस 10,000, अब कितना देगी कंपनी, 20,000। 2024-25 में अगर नहीं दे पाई तो अब 10,000 ये और प्लस 20,000 जो ये क्यूमुलेट हुआ है ये भी ऐड हो जाएगा। अब कितना डिविडेंड देगी, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो ये डिविडेंड देना पड़ेगा कंपनी को। ये जब तक बढ़ता जाएगा कंपनी को सारा पे करेगी, पिछला भी। कौन सा शेयर है, क्यूमुलेटिव। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो रात गई बात गई।
रात गई बात गई, मतलब अगर कंपनी किसी तरह से डिविडेंड नहीं दे पा रही है तो फिर डिविडेंड नहीं दे पाएगी। इसी बीच में श्रेय मुस्कुराता हुआ, सर मेरी फीस भी गई, है ना, या रात गई बात गई, सर इस महीने मैं नहीं दे पाया तो अगले महीने भी नहीं देने का। तो ऐसे तो खैर नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होगा, डिविडेंड जुड़ेगा नहीं, उस हर साल फ्रेश डिविडेंड माना जाएगा। कंपनी अगर स्थिति में देने की नहीं है तो नहीं देगी, और कंपनी देने की स्थिति में है तो दे देगी। इसीलिए अगर आपको प्रेफरेंस शेयर खरीदने हैं तो कौन से शेयर खरीदोगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे भाई, हम नॉन क्यूमुलेटिव क्यों खरीदें। फिर आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी का ना एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। रिडीमेबल का मतलब है कि वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 3 साल बाद आप कभी भी डिविडेंड से पैसा ले, मतलब कंपनी से पैसा ले सकते हैं जो आपने कंपनी में लगाया। मान लेते मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाया और रिलायंस इंडस्ट्री कहेगी 3 साल तक मैं आपको पैसा नहीं दूंगी, 3 साल बाद आप जो भी पैसा आप लगा रहे हैं विद इंटरेस्ट में आपको इतना पैसा दे दूंगी, पर शर्त यही है 3 साल से पहले मैं आपको पैसा नहीं दूंगी। तो ये कौन सा शेयर हो गया? रिडीमेबल। और एक होता है इररिडीमेबल, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरे नाम पे शेयर रहेंगे, मतलब तू कंपनी की लाइफ टाइम तक अपने शेयर को रिडीम नहीं करा सकता जब तक कंपनी बंद ना हो जाए, या कंपनी अगर रिडीम कर रही है तो ही मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। रिडीमेबल का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिडीम्शन हो जाएगा। इररिडीमेबल का मतलब है कभी कंपनी बंद नहीं होगी, जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। एक आता है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कुछ समय बाद ये डिविडेंड जो शेयर्स होते हैं ये कन्वर्ट करा सकते हो आप इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में या डिवेंचर्स में, जो आपका मन करे आप ले सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, ठीक है। और एक लास्ट आता है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जब भी मैंने कहा ना यहाँ 6 दे रखे हैं, 2 और भी होते हैं, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि जब कंपनी को डिविडेंड मिला, ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे दिया, उसके बाद भी डिविडेंड बच रहा है, तो ये यूं नजर मारेंगे प्रेफरेंस शेयर अभी भी बच रहा है ना, हमें भी दे दो, मतलब अपना हिस्सा तो ये पूरा ले लेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा दे दिया डिविडेंड, उसके बाद भी डिविडेंड बच रहा है, तो ये उनकी नजर टेढ़ी रहेंगी, इनको हमें इसमें से थोड़ा सा और दो। जैसे आपको खाना दिया गया तो ध्यान वहां पे भी है और बगल वाले की थाली में भी है, देखें अभी भी बच रहा है नहीं बच रहा है, तो यार भाई हमें भी दे दे, और हमारे को भूख और ज्यादा लगी हुई है। तो यहाँ पार्टिसिपेशन अगर प्रेफरेंस शेयर है तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कंपनी को मुनाफा होता है तो सबसे पहले मुनाफा किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयरों को। फिर किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर को। इक्विटी शेयर देने के बाद भी अगर पैसा बच रहा है तो ये उसमें भी ले लेंगे हिस्सा। अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, आपको जितना दिया गया बस वही रह जाएगा। यहाँ पे मेरा थ्योरी की क्लास कंप्लीट होती है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा पचड़े नहीं है। और यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करूंगा शेयर्स के क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो मैं आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल को डिफाइन करूंगा, एथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, प्रिस्क्राइब, मतलब ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल कल से स्टार्ट हो जाएंगे कंपनी के, बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। और अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्टिंग से जुड़े रहे मेरे साथ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। लव यू ऑल।